मेरी तरफ से उसे छुपाने की कोशिश मेरे हक में मुज़र साबित हो सकती थी। फैसला कुन लम्हात आ चुके थे। इस बार मुझे कुछ न कुछ सच बोलना था। तुम्हारे पास से लौटने के बाद मैं देर तक आने वाले खुशगवार दिनों के बारे में सोचता रहा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहना शुरू किया, मुझ जैसे बेबसात आदमी के लिए हर महीने 25,000 रुपए की इजाफी आमदनी बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मेरी मुश्किल ये थी कि राजदारी की वजह से मैं अपनी साथी को भी इस खुशी में शरीक नहीं कर सकता था। मुझे याद था कि तुम मुझे जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस भेजना चाहते हो। तुमने मुझे रवानगी के लिए आज शाम तक का वक्त दिया था। मैंने सोचा कि रात ही को आगरा और ताजमहल की सैर कर ली जाए। मेरी तजवीज़ पर वो भी राजी हो गई और 8 बजे के करीब हमने होटल छोड़ दिया। अल्फाज मेरे जहन में बरजस्ता जन्म ले रहे थे। मेरी कोशिश ये थी कि इस गुफ्तगू में गजाला का जिक्र उसके नाम के बगैर हो। इस वक्त राह के तमाम एहलकार जख्म खोरदा थे। गजाला के नाम के जरा से इशारे पर नरेश शर्मा का जहन डैनी और वीरा की तरफ जा सकता था। अपनी से एहतियात के साथ मैंने अपनी मफरूजा कहानी जारी रखी। मेरा इरादा था कि होटल से निकलने के बाद हम कनॉट प्लेस घूमेंगे, फिर मैं कहीं से फोन करके तुम्हें बताऊंगा कि हम इस वक्त आगरा के लिए रवाना हो रहे थे। जरूरत पड़ने पर मैंने अपनी सारी जेबें देख डाली, लेकिन तुम्हारा कार्ड नहीं मिला। तुम्हें इतला दिए बगैर मैं दिल्ली छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दफ्तर का वक्त खत्म हुए मुद्दत बीत चुकी थी। तुम्हारे घर का पता मालूम नहीं था। मजबूर होकर मैंने आगरा जाने का इरादा मुलतवी कर दिया, मगर हम दोनों के ज़हनों पर ताजमहल सवार था। हमने होटल के बंद कमरे में लौटने के बजाय दिल्ली की खुली फिजा में आज़ादी का कुछ रोमान परवर वक्त गुजारने का फैसला कर लिया। हम एक साथ घूमते रहे। जामे मस्जिद और लाल किला के बाद हम दरियागंज से होते हुए कनॉट प्लेस वापस पहुंचे तो रात बहुत गहरी मगर खुशगवार हो चुकी थी। हम दोनों कनॉट प्लेस के मरकजी सब्जे में जाकर लेट गए। हमें इस वक्त होश आया जब वहां सन्नाटा हो गया और बहके हुए शराबियों वगैरह के अलावा कोई बाकी नहीं रहा। थके मांदे हम होटल लौट आए, नए सिरे से बुकिंग कराई और कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर ढेर हो गए। तुम्हारे आदमियों ने मुझे नींद से बेदार करके कमरा खुलवाया था और तुम देख रहे होगे कि मैं इस वक्त नाश्ता किए बगैर सोने के कपड़ों में इस कैद खाने में बैठा हुआ हूं। तुम्हारी यह कहानी बिल्कुल झूठ है, मैं सच सुनना चाहता हूं। मेरे खामोश होने पर नरेश की आवाज गूंजी। इसका वो दावा इस कदर पूरा एतमाद था कि मैं सन्नाटे में आ गया, मगर फौरन ही संभल कर कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से हकायक नहीं बदल सकते। अगर तुम मुझे मारने का फैसला कर चुके हो तो तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मौत से ज्यादा मैं सिसकती हुई जिंदगी से डरता हूं। तुम्हारी हर बात बेसरोपा है, क्योंकि तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने वालों ने मेरा दिया हुआ कार्ड वहां से बरामद किया है। नरेश ने वो बात पूरे वसूख से कही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ ब्लफ कर रहा था। इसका दिया हुआ कार्ड मैंने बीम गन वगैरह छुपाने से पहले अपने हाथों से फाड़कर गजाला के बाथरूम के कमोड में बहा दिया था। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस बार मैंने पुरजोर लहजे में एहतजाज किया। वो वही कार्ड है, तुम इसे पहचान लूंगा। मैंने उसकी पुश्त पर अपने हाथ से अपने होटल के कमरे का नंबर लिखा था। तुम और तुम्हारे आदमी इस बारे में मुझे धोखा नहीं दे सकते। नरेश ने वो बात वहीं गोल कर दी और चुपते हुए लहजे में पूछा, तो मुझे ये बता रहे हो कि तुम कल रात 8 बजे से आज सुबह 5 बजे तक कनॉट प्लेस के कुर्बो जवार के इलाकों की कोचा नवर्दी करते रहे? क्या यह बात मानी जा सकती है? ना मानो, मुझे यकीन होने लगा है कि तुम किसी न किसी बहाने से मुझे ठिकाने लगाना चाहते हो। इस बार नरेश शर्मा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2-3 बार उसे पुकारा, फिर भी जवाब नहीं मिला। शायद उसने तहखाने का साउंड सिस्टम बंद कर दिया था। मुझे नाश्ते की कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन असाबी तनाव के आलम में सिगरेट की तलब शिद्दत से सता रही थी। मेरी और नरेश की गुफ्तगू के दौरान में तहखाने का दूसरा कैदी अहमकाना अंदाज में मुंह फाड़े हमारी बातें सुनता रहा, फिर फर्श पर एक गठड़ी की सूरत में लेट कर सो गया। इस कैदी की बातें बेरब्त और मजनूनाना थी, लेकिन इनमें से मैं ये नतीजा अखज कर चुका था कि वो कोई बदनसीब पाकिस्तानी था जिसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का रुकन होने के शुबे में ड्रा वालों ने पकड़ा हुआ था। वो इसे पाकिस्तान की हटमी तैयारियों के बारे में कुछ ऐसी बातें उगलवाना चाहते थे जो सिरे से उसके इल्म में नहीं थी। उसके चेहरे की मुरझाई हुई खाल और बेरौनकी से यह जाहिर हो रहा था कि उसे एक तवील मुद्दत से सूरज की रोशनी देखने का मौका नहीं मिला था। वो इस कैद खाने में अपनी कैद का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था, जबकि मेरे लिए इस कैद की इब्तिदा थी। एक तरफ नरेश शर्मा ने मेरी तवज्जो फर्श पर गड़े हुए फुलादी शिकंजों की तरह मबजूल कराई थी, जिनके वहशियाना और आखिरी हद तक इस्तेमाल की सूरत में किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ उसने मुझे ये बताकर खौफजदा करने की कोशिश की थी कि मेरा मुस्तकबिल पुराने कैदी जैसा हो सकता था। नरेश की इन दोनों बातों में तजाद था। एक रास्ता बराह रास्त अज़ियतनाक मौत की तरफ जाता था, जबकि दूसरी राह जिस्मानी तशद्दुद की बजाय ज़हनी और नफ्सियाती मार की निशानदेही कर रही थी, जिसमें जान के फौरी ज़िया का अंदेशा नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि नरेश क्या चाह रहा था और मुझे इस कैद खाने में पहुंचाने का क्या मकसद था। यह बात तय थी कि पिछली रात दिल्ली में रुनमा होने वाले वाकयात ने
इस मरकजी शहर की इंतजामिया को हिला कर रख दिया था। मुझे अखबारात देखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता था कि मुकफ्फिल कमरे में पड़ी हुई जान अस्मित की लाश दरियाफ्त हो चुकी थी या वो कत्ल पर्दा राज में था। मगर यह जरूर तय था कि रा के एक विंग में रात गए ड्रूनमा होने वाले वाकयात सुबह के अखबारात में जगह न पाने के बावजूद पूरे शहर के इल्म में आ चुके होंगे और इंतजामिया की तरफ से शहर भर में मुश्तबा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। अगर नरेश शर्मा ने इसी अमूमी क्रैकडाउन के तहत मुझ पर हाथ डाला था तो मुझे जल्द रिहाई मिलने की उम्मीद थी। मेरे ज़हन में धीरे धीरे कड़ियां यकजा होने लगी। अगर राह वालों के पास मेरे खिलाफ वाज़ेह सबूत होते तो वह डंके की चोट पर मुझे गिरफ्तार करके फखरिया अंदाज में सारे कानूनी तकाजे पूरे कर डालते। इन्होंने इस तरीके से गुरेज किया था। विजय ने मेरा कमरा छोड़ने से कबल गजाला को धमकी दी थी कि उसने मेरी गिरफ्तारी के बारे में जुबान भी खोली तो इसका अच्छा नतीजा बरामद नहीं होगा। बज़ाहिर यही इम्कान कभी नजर आ रहा था कि मैंने पिछले दिन राह के 2 बड़ों से मुलाकात की थी और मैं एक कमजोर सा पाकिस्तानी था जिसे उन्होंने उसकी रंगीन मिजाजी की बुनियाद पर अपने जाल में फांस लिया था। इस बिना पर अफरा तफरी में नरेश ने मुझे उठवा लिया था। वो इन लोगों की एक लगी बंदी हिकमत अमली थी कि हर नए कैदी को इब्तदा ही में ऐसे शदीद ज़हनी झटकों से दो चार किया जाए कि असल बाज़पुरुष की इब्तदा होने से पहले उसकी सारी मुज़ामती सलाहियतें दम तोड़ जाएं और हौसला जवाब दे जाए। पुरस्कार अंदाज में मेरे तशद्दुद अमेज़ अगवा के बाद इन्होंने इन्हीं मकासद के हसूल के लिए मुझे इस खौफ आवर तय खाने में पहुंचाया था जहां पहले से एक पुराना कैदी सिसक रहा था। ऐसे नाखुशगवार और हौसला शिकन हालात में खुशगुमानी भी एक नेमत से कम नहीं थी। मैं इसके सहारे आने वाली दुश्वारियों का पुरअज़म मुकाबला कर सकता था। वक्त गुजारी के लिए मैंने उठकर तहखाने का जायजा लेना शुरू कर दिया। सूरज की रोशनी और वाफर मिकदार में हवा का गुजर न होने की वजह से तहखाने की फिजा में सेलन और हल्की सी बदबू रची हुई थी जिसे दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। तहखाना अपने रकबे के एतबार से खासा कुशादा था जिसमें 4 आहिनी शिकंजों के सिवा एजा रसानी का कोई आला नजर नहीं आ रहा था। नीम गोलाइयों की साख्त के जबड़ों वाली हर बांग पर सूखे हुए खून की मोटी तहें जमी हुई थी जिनसे जाहिर हो रहा था कि वो राह के नुमाइशी आलात नहीं थे। गाहे गाहे इन्हें इस्तेमाल भी किया जाता था। छत पर रोशनियां कुछ इस अंदाज में नस्ब की गई थीं कि फर्श रोशन होने के बावजूद छत और इससे मुलहिका दीवारों का बालाई हिस्सा अंधेरे में था। मैं कोशिश के बावजूद तहखाने में नस्ब स्पीकर, माइक्रोफोन और खुफिया वीडियो कैमरों का सुराग नहीं लगा सका। तहखाने की गोशे में बगैर दरवाजे का बाथरूम था जहां पानी की टूटनी में इस वक्त भी पानी आ रहा था। तन्हाई की सख्त कैद में वो बाथरूम एक नेमत मालूम होता था जो राह के अफसरों ने गलती से कैदियों को फराम कर दिया था। मुझे इसके इस्तेमाल की जरूरत महसूस हो रही थी। उजलत और भगदड़ में मेरी रिस्ट वॉच भी होटल में रह गई थी। मैं सुजाड़ और वहशत अंगेज तहखाने में तनहा भटकता रहा। मेरा साथी फर्श पर इतनी गहरी नींद सोया था कि उसने दोबारा उठने बल्कि पहलू बदलने तक का नाम नहीं लिया था। इस मुहिब तन्हाई से घबरा कर मैं कई मरतबा मजबूत चौबी दरवाजे तक गया और वहां रुक कर दूसरी तरफ की सुनगुल लेने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। दरवाजे के पार गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। नरेश शर्मा अपने साउंड सिस्टम पर मुझसे पूछगछ करके गायब हो गया था। मुझे अंदेशा था कि दूसरी हंगामी मसरूफियात में उलझ कर कहीं वो मुझे भूल ही न गया हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक दोपहर के बाद चौबी दरवाजा खुला। मैं अपने दिल पर जबर करके अपनी जगह बैठा रहा। आने वाले तादाद में 2 थे। एक सब मशीन गन लिए दरवाजे पर खड़ा रहा, दूसरा एक गोल प्लेट लिए मेरी तरफ बढ़ाया। इस प्लेट में चाय की एक शिकस्ता प्याली और 3 खुश्क टोस्ट रखे हुए थे। जल्दी नाश्ता कर लो, तुम्हें पेशी पर जाना है, उसने प्लेट मेरे हवाले करते हुए तहक्कुम अमेज लहजे में कहा। मैंने ममनून निगाहों से उस खबीज की तरफ देखा और प्लेट ले ली। चाय फीकी और ठंडी थी लेकिन कुछ ना होने से बहरहाल बेहतर थी। मैंने सूखे हुए बासी टोस्ट चाय में डुबोकर अपने हल्क से उतारे तो उन्होंने प्याली से चाय की आखिरी बूंद तक चूस ली। मेरे फारिग होते ही उसने मेरे आगे से दोनों बर्तन उठा लिए, साथ ही मुझे भी उठने का इशारा कर दिया। मैंने अपने बदनसीब साथी पर नजर डाली। वो बदस्तूर सोया हुआ था। मैं अपने नए मेजबान से आगे दरवाजे की तरफ हो लिया। मुझे हैरत थी कि इस बार मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी, मगर मेरी वो हैरत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। जो भी दरवाजा बाहर से मुकफ्फिल करने के बाद गनमैन अपनी गन ताने होशियार खड़ा हो गया और प्लेट वाले ने मेरी पेशानी पर चढ़ी हुई स्याह पट्टी बेरहमी से आंखों पर खींच दी। इस बार मेरा सफर मुख्तसर साबित हुआ। मुझे तहखाने से निकालकर उसी इमारत के किसी कमरे में पहुंचा दिया गया। मुझे लाने वाले दोनों आदमी मुझे वहीं रुकने की हदायत देकर वापस लौट गए। जाते हुए उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बोलट कर दिया। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि इस वक्त कमरे में मेरे सिवा कोई जीरो नहीं था। मेरे दोनों हाथ आजाद थे। मैंने झिझकते हुए अपनी आंखों पर से पट्टी उतार दी
वो कमरा वाकई हैबत कदा था। वह दीवारों के साथ एजा रसानी के मुतअद्दिद छोटे बड़े मशीनी और बरकी आलात लगे हुए थे। इन्हें देखकर अंदाजा हो रहा था कि राह वालों ने वहां अपने शिकार की उंगलियों से लेकर उसके पूरे वजूद तक को भयानक अजियतों से गुजारने का बंदोबस्त किया हुआ था। वहां बरकी झटके देने के आलात के साथ छत से खून आलूद तार और रस्सियां भी झूल रही थी। इस कमरे का एक दरवाजा था जिससे मुझे अंदर लाया गया था, दूसरा दरवाजा बगली दीवार में था। यह सोचकर मेरे ज़हन में खलजान सा तारी होने लगा कि थोड़ी देर बाद मुझे इनमें से किसी औजार के सुपुर्द किया जाना था। राह के काम करने के ढंग निराले थे। वो ऐशो इशरत के साथ अजियत के इंतहा से काम ले रहे थे। एक तरफ हसीन और दिलकश भारतीय दुशिजाओं की अदाओं के रंगीन जाल थे जिनमें फंसने वाले भूल कर भी किसी अजियत के बारे में नहीं सोच सकते थे। इस हसीन और मशहूर कुन खेल के इख्तिताम पर अजियत व अकूबत के वो हैवानी आलात और हरबे थे जिनके साए में इंसान ऐशो आराम का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। तहखाने के मुकाबले में वो कमरा ज्यादा साफ सुथरा और अहम नजर आ रहा था। मुझे यकीन था कि वहां भी निगरानी के खुफिया आलात और कैमरे जरूर नस्ब होंगे। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इन चीज़ों को करीब से छू कर देखूं, लेकिन मैं अपनी जगह जमा खड़ा रहा। मैं अपनी किसी हरकत से राह वालों को यह नतीजा अखज़ करने का मौका नहीं देना चाहता था कि मैं इनके शोबतों की नुमाइश से मरऊब हो गया था। इस कमरे में घूमने और झूलने वाली 2 आरामदेह कुर्सियां भी पड़ी हुई थी, मगर मैंने इनका रुख नहीं किया जब तक राह वाले खुलकर मेरी हैसियत का तयन नहीं कर देते थे। मैं खुद को बदतरीन आजमाइशों के लिए तैयार रखना चाहता था। मेरा वो इंतजार ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। कमरे का अंदरूनी दरवाजा खुला और नरेश शर्मा सुबक रवि से चलता हुआ अंदर आ गया और सीधा एक आरामदेह कुर्सी पर जा बैठा। उसका चेहरा गंभीर नजर आ रहा था। अब तुम क्या कहते हो? कुर्सी पर चंद सानियों तक झूलते रहने के बाद नरेश ने पूछा। तहखाने और इस कमरे की सैर करने के बाद तुम्हारे ख्यालात में कोई ना कोई मुस्बत तब्दीली जरूर आई होगी। इस वक्त तुम जिंदगी और मौत के दुराहे पर खड़े हुए हो। तुम्हारा एक सच तुम्हारे लिए जिंदगी की नवीद बन सकता है। मैं सच तुम्हें बता चुका हूं, फैसला करना तुम्हारा काम है। मैं अपने हर अंजाम के लिए तैयार हूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया। अपने वतन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो अचानक एक गैर मुतल्लिक सवाल पूछ बैठा। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैंने अंजाम से बेखौफ होकर बिला तवक्कुफ कह डाला। हमसे 25,000 रुपए माहाना का सौदा करने के बाद भी तुम अपने इस दावे पर कायम हो? नरेश शर्मा की तरफ से असाब शिकन सवालात का सिलसिला जारी था और मैं पूरी बेखौफी से उसे मुस्कित जवाबात देने का फैसला कर चुका था। मैंने कोई सौदा नहीं किया। अगर अब तुम इसे सौदा कहते हो तो इसके लिए मुझे मेरी वीडियो फिल्म की बिना पर मजबूर किया गया है। सौदा नहीं तो फिर ये क्या है? तुम रकम लोगे और हमें मालूमात फराम करोगे। उसने वीडियो फिल्म के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इसे तुमने करोड़ों इंसानों के फलाह बहबूद और पुरअमन बकाए बहामी का मंसूबा करार दिया था। मैंने उसे याद दिलाया। तुम उस पर कायम रहने पर तैयार हो? नरेश शर्मा ने पूछा। इस वक्त तुमने मेरी सोचने समझने की सलाहियत माउफ कर दी है। पहले तुमने नागर के कत्ल से बात शुरू की थी, मुझे उसका कातिल करार दिया गया और अब समझौते और सौदे की बात कर रहे हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वह तंजिया अंदाज में धीमे से हंसा फिर बोला। तुम ये सब समझ लेते तो इस वक्त मेरी जगह पर होते। सवाल करने की बजाय सिर्फ जवाब देते रहो, इसी में तुम्हारा मफाद है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे दूसरे कामों को भी देखना है। जब तक तुम अपने वादे से नहीं फिरते मैं अपनी कही हुई हर बात की पासदारी करूंगा। नागर से तुम्हारा क्या गठजोड़ था? उसने एक मरतबा फिर यकायक सवालात का रुख बदल दिया। तुम ये सवाल किसी भी तरह कर लो, मेरा पहला जवाब बरकरार रहेगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपने अंकल से पूछ लो। मैंने उनसे नागर की सख्त गिरी की शिकायत की थी। मुलाकात के वक्त वो मुझसे बिला वजह मेरा पासपोर्ट मांग रहा था। इससे मेरे गठजोड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तुम्हारा बहुत पुराना और नामवर आदमी था, उसे तुम्हारे खिलाफ किसी से गठजोड़ करने की क्या जरूरत थी? अंकल को इन मामूली बातों के लिए फुर्सत नहीं है, इनका नाम दरमियान में मत लाओ। तुम खुश नसीब हो कि तुमको इनसे मुलाकात करने का मौका मिल गया, वरना वो बहुत से लोगों के लिए मुद्दत से सिर्फ एक नाम है। तो मेरी बातों पर एतबार नहीं कर रहे, सवाल घुमा फिरा कर रहे हो, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। फिलहाल मैं तुम्हें होटल वापस लौटने की रायत दे रहा हूँ। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद नरेश शर्मा के होठों से वो अल्फाज बरामद हुए तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे तन मुर्दा में जान सिपट गई हो, मगर मैंने खुद पर काबू रखा और पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह साकित खड़ा रहा। तो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, ये याद रखना कि बाज़ पेचीदा तरीन मामलात में अभी तुम्हारी क्लियरेंस नहीं हुई है। आने वाले दिनों के अखबारात से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम कैसी दलदल में फंसे हुए हो। अब तुम मेरी अगली हदायत तक दिल्ली में रुके रहोगे। ये न भूलना कि तुम्हारी वीडियो फिल्म हमारे कब्जे में है, इसे हर वक्त तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इस रायत के लिए तुम्हारा ममनून हूं। मैंने लजलजाई हुई आवाज में कहा, मैं एक बार फिर इल्तिजा करूंगा कि मेरी फिल्म मुझे दे दो।
मैं कभी तुमसे सरकशी नहीं करूंगा। पता नहीं तुम इतनी जल्द मुझसे बदगुमान क्यों हो गए हो। इस फिल्म को भूल जाओ, वो अब हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसने पुरगुरूर लहजे में कहा। मैं इसके खोखले दावे पर दिल ही दिल में हंस कर रह गया। इसके दूसरे आम रिकॉर्ड के साथ मैं इस फिल्म को भी नजर आतिश कर चुका था और वो बदस्तूर इस फिल्म के नाम पर मुझे फरेब देने पर तुला हुआ था। रीना एक लड़की थी। अभी तुम यहाँ रहोगे तो हमारी और लड़कियां भी तुमसे मिलती रहेंगी। शर्त यह है कि तुम्हारा दामन साफ हो। ये बात हम बहुत जल्द मालूम कर लेंगे। तुमको अंदाजा हो चुका होगा कि यहाँ हमारे हाथ बहुत दराज हैं। उसकी वो हर्जा सराई मैंने खामोशी से सुन ली, फिर नरमी से कहा, अब मुझे अपना नया कार्ड दे दो। उसकी जरूरत नहीं रही। मेरा कोई आदमी बराह रास्त तुमको पैगाम देगा। तुम्हें मुझसे रब्ता करने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी तरजीहात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बेहतर यही होता कि किसी आड़े वक्त के लिए तुम्हारे फोन नंबर मेरे पास रहते। तुम पर अब क्या आड़ा वक्त आ सकता है? उसने इस्तज़ाइया लहजे में पूछा। यहाँ तुमने बहुत कुछ देख लिया है। ये हालात दूसरों को डरा सकते हैं। मेरे दिल में कोई खोट नहीं था, इसलिए मैं मुतमईन था, मगर मुझे इस बूढ़े पर जरूर दुख है जो न जाने कब से तहखाने में सिसक कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसे हमने सरहदी इलाके में से 10 साल पहले पकड़ा था। उसने फखरिया लहजा में बताया। हमारे जराये के मुताबिक वो ISI का एक JCO है जो सादा लिबास में हमारे इलाके की रैकी पर आया हुआ था। वो बहुत सख्त जान है। तशद्दुद ने उसका दिमाग उलट दिया, मगर उसने कुछ उगल कर नहीं दिया। अब वो उल-फुल बातें करता है जो एतबार के काबिल नहीं है। अब हम उसका दिमागी इलाज कर रहे हैं। वो 10 साल से तुम्हारा कैदी है? मैंने हैरत से पूछा। मेरे दिल में इस कैदी के लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात उमड़ने लगे थे। रिकॉर्ड पर इसका कोई वजूद नहीं है। हमारे भी ऐसे कई बेनामो निशान कैदी पाकिस्तान के कब्जे में हैं। वो छोड़े जाएंगे तो हम इसे भी आज़ाद कर देंगे, वरना ये इसी तहखाने में अपनी जिंदगी के बाकी दिन पूरे करेगा। तुम्हारे फ़ोन नंबरों की बात अधूरी रह गई। बदनसीब कैदी के नाजुक मौजू को आगे बढ़ाने के बजाय मैंने दूसरी बात छेड़ दी। तुम आर्जी तौर पर मुतमईन हो गए हो, मगर दिल्ली के नए हालात में कोई दूसरी एजेंसी मुझे तंग कर सकती है। तुम्हें मालूम है कि यहाँ आए हुए पाकिस्तानियों को हर वक्त शक व शुबे की निगाह से देखा जाता है। हम दूसरों के मामलात में दखल नहीं देते। ये कहते हुए नरेश ने कुर्सी छोड़ दी। अगर किसी और ने तुम्हारा रुख किया तो तुम्हें अपने तौर पर उसे मुतमईन करना होगा। इस बारे में रात तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। वो दरमियानी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गायब हो गया। चंद लम्हों बाद उसी दरवाजे से वो दोनों आदमी नमूदार हुए जो मुझे तहखाने से निकालकर वहां तक लाए थे। एक ने मेरे हाथ से पट्टी लेकर दोबारा मेरी आंखों पर बांध दी। वो मुझे इस कमरे से लेकर चले तो मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मेरी अगली मंजिल क्या होगी। नरेश शर्मा ने मेरी मशरूत आज़ादी का फरमान जरूर सुना दिया था, मगर यह नहीं बताया था कि इस पर कब से अमल किया जाएगा। जब मुसाफत बढ़ जाने के बावजूद जीने उतरने का मरहला नहीं आया तो मुझे ये इत्मीनान हो गया कि मुझे दोबारा खौफ आवर तहखाने में नहीं डाला जा रहा था। चंद मिनट तक चलने के बाद मैंने अपने चेहरे पर खुली हुई ताज़ा हवा के झोंके महसूस किए तो मेरा दिल खुश हो गया कि मैं इस सवार से बाहर पहुंच चुका था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे गाड़ी के पिछले हिस्से में सवार करा दिया गया, जिसके करीब पहले से चंद अफराद मौजूद थे। गाड़ी की हरकत में आने के बाद मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी गई। मैंने महसूस किया कि गाड़ी वही थी जो मुझे लाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। गाड़ी अगर वो नहीं थी तो बड़ी हद तक इससे मुमासलत जरूर थी, लेकिन इस बार मुझे वापस ले जाने वाले चेहरे नए थे।